हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं एलएलबी सेकंड ईयर। सैम है हमारा फोर्थ, एक्ट है हमारा कंपनी लॉ, कोड है 4001 और क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। अब से पहले मैं 9 क्वेश्चन आपके ऑलरेडी करा चुका हूं। आप प्ले लिस्ट पे जाकर वहां अपने क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। 9 में करा चुका हूं। आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सब जानते हो, मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को कराता हूं जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को हमारे पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आपको ऑल सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे मैसेज करके अपने पीडीएफ नोट्स खरीद सकते हो, परचेज कर सकते हो। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, उसको देखते हैं। थोड़ा ध्यान से देखना है। हालांकि है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेगा क्योंकि इसमें कंपनियों की जो संख्या है थोड़ी सी ज्यादा दे रखी है, तो आपको थोड़ा धैर्य बना के देखना है। ठीक है, अगर किसी की कोई त्रुटि है, कोई समस्या है तो कमेंट करके पूछ सकता है या व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करके पूछ सकता है। दूसरी बात, गलत कमेंट ना किया करें। ठीक है, चाहे बेशक कमेंट ना करो लेकिन गलत कमेंट ना करें किसी भी स्टूडेंट के ऊपर। जैसे कोई कमेंट कर रहा है, आप उसकी कमेंट के ऊपर रिप्लाई में उससे गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं करना है। सब आपके छोटे बड़े भाई बहन होते हैं वहां पे जो कमेंट करने आते हैं, जो पढ़ने आए हैं। तो ऐसा किसी के ऊपर अभद्र टिप्पणी ना किया करो। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। विभिन्न प्रकार की कंपनियों का संक्षिप्त विवरण कीजिए। कंपनी कितने प्रकार की होती हैं, कैसे कैसे निर्माण होता है, उन सभी का वर्णन कीजिए। आंसर है हमारा कंपनियों के विभिन्न प्रकार का वर्गीकरण। देखते हैं, कंपनियां कई प्रकार की होती हैं। कंपनियों के वर्गीकरण के निम्नलिखित महत्वपूर्ण आधार हैं जो विषय को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए उपयुक्त हैं, परंतु इन्हें जलरोधी विभागों में वर्गीकृत किया जाना संबंध नहीं है। ठीक है, कंपनी काफी प्रकार की होती हैं, उनको अब हम देखते हैं। कंपनी के निर्माण के आधार पर वर्गीकरण निम्नलिखित 3 भागों में किया जा सकता है। जो कंपनियों का जो विभाजन है 3 प्रकार से किया जा सकता है। एक चीज और बता दूं, मैंने अब से पहले एक क्वेश्चन कराया था, सदस्यों के आधार पर कंपनियों का वर्गीकरण। सदस्यों के आधार पर कंपनी वो कितनी होती हैं? 3 होती हैं। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन अलग है और जो मैं अब क्वेश्चन करा रहा हूं ये क्वेश्चन अलग है। ये जो मैंने क्वेश्चन कराया है, सदस्यों के आधार पर कंपनियां 3 प्रकार की होती हैं, ये इस वाले क्वेश्चन की सिर्फ एक हेडिंग मात्र है। ठीक है, ये क्या है? एक पॉइंट मात्र है। ठीक है, या इस क्वेश्चन का एक छोटा सा क्या है, हिस्सा है ये वाला। ठीक है, तो कम सदस्यों के आधार पर कंपनियां वो क्वेश्चन अलग है। ठीक है, जो ये वाला क्वेश्चन है ये अलग है। कंपनी के निर्माण के आधार पर वर्गीकरण निम्नलिखित 3 भागों में किया जा सकता है। ठीक है, कंपनियों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहले देखते हैं चार्टर्ड कंपनियां। इसका आरंभ इंग्लैंड में हुआ था। इसका आरंभ इंग्लैंड में हुआ था। ऐसी कंपनियों का निर्माण किसी विशेष उद्देश्य के लिए राज्य के लिए राज आज्ञा पत्र, राज्य नहीं राज आज्ञा पत्र द्वारा किया जाता था। मतलब उस समय इंग्लैंड में जो सरकार चलती थी, जो विक्टोरिया होती थी, महारानी विक्टोरिया, इस प्रकार से वहां पे जो और उनको देखने वाले व्यक्ति होते थे, जो राजा होते थे। ठीक है, वो उद्देश्य के लिए राज आज्ञा पत्र द्वारा किया जाता था। ठीक है, इंग्लैंड में जो राजा होता था उसकी आज्ञा के आधार पर कंपनियों का निर्माण होता था। ठीक है, आज्ञा पत्र द्वारा उद्देश्य,
कार्य क्षेत्र और कार्य की अवधि भी निश्चित की जाती थी। उस राज आज्ञा पत्र में जो वहां के राजा एक पत्र देते थे, उसके आधार पर कंपनियों का निर्माण होता था और उस पत्र में निश्चित किया जाता था किस उद्देश्य के लिए है, कार्य क्षेत्र क्या होगा और कार्य की अवधि मतलब कितने समय के लिए है। ठीक है, इस सब चीजों का वहां पे राजपत्र में वर्णन होता था। जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड, ईस्ट इंडिया कंपनी, अब ये बंद हो चुकी हैं। ये जो कंपनियां हैं, बैंक ऑफ इंग्लैंड, ईस्ट इंडिया कंपनी, राज आज्ञा पत्र के आधार पर, यानी जैसे एक एग्जांपल है महारानी विक्टोरिया, वहां की महारानी हुआ करती थी, राजा हुआ करती थी, उसी प्रकार से समय समय पर वहां पे जो राजा बने उनके आधार पर कंपनियों का निर्माण किया जाता था राज आज्ञा पत्र द्वारा। आगे समझते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा विशेष अधिनियम द्वारा निर्मित कंपनियां। दूसरे नंबर की कंपनियां पहली हैं चार्टर्ड द्वारा कंपनियां, चार्टर्ड द्वारा कंपनियां, दूसरी हैं विशेष अधिनियम द्वारा निर्मित कंपनियां। आज चार्टर्ड कंपनियों की जगह अधिनियम द्वारा स्थापित कंपनियों ने ले ली है। देखो, पहले कंपनियों का निर्माण कैसे होता था? चार्टर्ड कंपनियों का जो निर्माण होता था राजाज्ञा पत्र द्वारा। भाई, राजाज्ञा पत्र को ही तो क्या बोलते थे? चार्टर्ड। ठीक है, उसके आधार पर होता था। लेकिन इसकी जो जगह किसने ले ली है? राज आज्ञा के स्थान पर संसद या राज्य विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा कंपनियों का निर्माण किया जाता है। पहले राज आज्ञा पत्र निकलते थे, यानी चार्टर्ड निकलता था और उसके आधार पर कंपनियों का निर्माण होता था। अब संसद या राज्य विधानसभा के आदेश पर कंपनियों का निर्माण होता है। साधारणतः चार्टर्ड कंपनियों की तरह इन्हें भी किसी विशेष उद्देश्य के लिए निर्मित किया जाता है। जैसे चार्टर्ड कंपनियों को किसी उद्देश्य के लिए निर्मित किया जाता था, इसी प्रकार से इन कंपनियों का विशेष अधिनियम द्वारा जो निर्मित की जाती हैं कंपनियां, इनका भी उद्देश्य कुछ होता है, तभी इनका निर्माण किया जाता है। इनके अधिकार, कर्तव्य और दायित्व। अधिकार क्या हैं, कर्तव्य और दायित्व आदि संसद द्वारा अधिनियम पारित करते समय निर्धारित कर दिए जाते हैं। जब अधिनियम पारित होता है संसद या राज्य विधानसभा द्वारा कि इस प्रकार की कंपनी का निर्माण होगा, तो वहां पे अधिकार, कर्तव्य और दायित्व सब निर्धारित कर दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे जीवन बीमा निगम, स्टेट ट्रेंडिंग कॉरपोरेशन आदि। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तीसरी होती है अपंजीकृत कंपनियां। कानूनी रूप से केवल उसी, ये तीसरे नंबर की कंपनियां हैं, कानूनी रूप से केवल उसी कंपनी को कानूनी कंपनी कहा जाता है जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है। देखो, समझो दोबारा से, कानूनी रूप से केवल उसी कंपनी को कंपनी कहा जाता है या कानूनी कंपनी कहा जाता है जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है। अगर पंजीकृत नहीं है और जिसके लिए अपने नाम के पीछे लिमिटेड शब्द या निजी कंपनी की दशा में प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग करना अनिवार्य है। ठीक है, दूसरी बात, उन कंपनियों को पंजीकृत कंपनियां कहा जाएगा, वो सरकारी कंपनी कही जाएंगी जो पंजीकृत हैं, जिनके पीछे लिमिटेड लिखा हुआ है। ठीक है, या प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अपंजीकृत कंपनियां कौन सी आ गई? वे सभी कंपनियां अपंजीकृत हैं जो इस कानून से बाहर हैं, जैसे लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड से बाहर हैं, उसको देखते हैं। इसी प्रकार से रामलाल एंड कंपनी को कानूनी रूप से कंपनी नहीं कह सकते। जैसे कि हम कोई दुकान खोलते हैं, वहां पे लिख देते हैं किसी प्रकार से रामलाल एंड कंपनी, श्यामलाल एंड कंपनी, मोहनलाल एंड कंपनी। ठीक है, तो वो सरकारी कंपनी नहीं है, यानी मान्यता, सरकारी नहीं, मान्यता प्राप्त, सरकारी मान्यता प्राप्त कंपनियां नहीं है। वो कैसी कंपनियां हैं? अपंजीकृत। और यहाँ पे क्या बताया गया है?
कि कंपनी उसे कहेंगे जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, पंजीकृत हो, जो कंपनी अपने पीछे लिमिटेड लगाती हो या प्राइवेट लिमिटेड शब्द का इस्तेमाल करती हो। अपंजीकृत कंपनियां कौन सी कहलाई जाएंगी? जो सिर्फ वैसे ही अपंजीकृत हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन उनका हुआ नहीं है और अपने अनुसार कुछ भी उन्होंने नाम लिख लिया है, जैसे रामलाल एंड कंपनी। ठीक है, यह एक साझेदारी फर्म हो सकती है जब तक यह कंपनी अधिनियम या अन्य किसी अधिनियम में पंजीकृत न हो और लिमिटेड शब्द का प्रयोग कर रही हो, तब तक ये अपंजीकृत कंपनियां ही रहेंगी। ठीक है, देखो अपंजीकृत कंपनी में सबसे पहले तो इसकी विशेषता बताई है कि कौन सी कंपनी पंजीकृत रहती हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें बताया है अपंजीकृत कंपनियां कौन सी हैं। ठीक है, यहां पे दोनों का समावेश किया गया है जिससे कि आप आसानी से समझ लो। ठीक है, आगे चलते हैं। दायित्वों के आधार पर कंपनियों का वर्गीकरण निम्नलिखित 3 भागों में किया जा सकता है। नंबर 1, अब देखते हैं दायित्वों के आधार पर। ये जो कंपनियां हैं 3 प्रकार की वो बता दी हैं। अब देखते हैं दायित्वों के आधार पर। ठीक है, नंबर 1, अंशों द्वारा सीमित कंपनी। एक कंपनी जिसके सदस्यों का अधिकार अंशों द्वारा सीमित होता है, अंशों द्वारा सीमित कंपनी होती है। ठीक है, अंशधारियों का अधिकार अंशों के अंकित मूल्य तक सीमित होता है। सदस्यों की निजी संपत्ति का उपयोग कंपनी के दायित्वों का भुगतान करने के लिए नहीं किया जा सकता। अब ये एक बात देखते हैं, अंशों द्वारा सीमित कंपनी। कोई व्यक्ति है, उन्होंने कंपनी का क्या करा है, निर्माण किया है, निजी कंपनी। ठीक है, उसमें अंश हैं, किसी व्यक्ति ने अपने अंश यहां पे लगाए, सपोज करो 10 हो, 20 हो, 50 हो, कुछ भी सदस्य हो सकते हैं, उन्होंने अपने अंश यहां पे लगाए। लेकिन उनमें से ही किसी एक व्यक्ति का कर्ज से बुरा हाल है, तो जो अंश एक दूसरे ने कंपनी में लगाए हुए हैं उन अंशों को उसका कर्ज पटाने के लिए नहीं यूज कर सकते। दूसरा, भाई ये कंपनी कैसे बनी है, सभी के हिस्से से यानी अंशों से। अंशों को क्या कहते हैं, हिस्सा। ठीक है, अंशों से बनी है, इसका कार्य सिर्फ कंपनी को चलाना है। ठीक है, किसी के कर्ज वर्ज पटाना नहीं है कि भाई हम 20 सदस्य हैं, 40 सदस्य हैं और इनमें से इन 40 या 20 में से किसी 2 पे, 5 पे, 6 पे कर्ज आ रहा है तो पहले इनके कर्ज को पटाओ क्योंकि हम कंपनी के सदस्य हैं। नहीं, ऐसा नहीं। कंपनी के सदस्य हो तो सिर्फ अपने अंशों को कंपनी के कार्य में यूज करोगे और इसीलिए इस कंपनी को अंशों द्वारा सीमित कंपनी कहते हैं, है ना। तो ये क्या है, अंशों द्वारा सीमित कंपनी। सिर्फ इसका कार्य क्या है, कंपनी को चलाना, ना कि कोई अन्य कार्य करना। दूसरा है गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। गैर व्यापारिक उद्देश्य वाली कंपनियों के सदस्यों का दायित्व गारंटी द्वारा सीमित हो सकता है। जो गैर व्यापारिक हैं उन कंपनियों का जो दायित्व है, जो विश्वास है, वो गारंटी से सीमित हो सकता है। ऐसी कंपनियां विज्ञान, कला, संस्कृति, खेल आदि के प्रोत्साहन के लिए बनाई जाती हैं। इसके सदस्यों का दायित्व गारंटी द्वारा सीमित होता है। देखो, जो विज्ञान के क्षेत्र में होती हैं, कला के क्षेत्र में, संस्कृति के में, खेल के क्षेत्र में जो संस्थाएं होती हैं, जो कंपनी होती हैं, वो गारंटी द्वारा बनाई जाती हैं। ठीक है, और वो कैसे उद्देश्य से हैं, गैर व्यापारिक। उनको कोई व्यापार नहीं करना है, व्यापार के उद्देश्य से नहीं है, तो इसलिए उनको कहते हैं गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। यहाँ पे गारंटी दी जाती है कि भाई हम सिर्फ विज्ञान का ही कार्य करेंगे, हम सिर्फ कला का कार्य करेंगे, हम संस्कृति का कार्य करेंगे, खेल का कार्य करेंगे। यहां से हम निर्माण करेंगे नई नई चीजों का, बच्चों को शिक्षा देंगे, नए आविष्कार करेंगे, इन सब चीजों के लिए है। ठीक है,
हमारा काम कोई व्यापार करना नहीं है, तो इनको कहेंगे गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। और जो इनका अधिकारी होगा वो गारंटी देगा कि हम गारंटी दे रहे हैं कि हम जिस क्षेत्र के लिए कंपनी खोल रहे हैं सिर्फ उसी का कार्य करेंगे, ठीक है। तो ये गारंटी द्वारा कंपनी हो गई। भाई जैसे कि किसी के घर में, किसी की दुकान में ठेका खोला, ठीक है, शराब बेचने की गारंटी रहती है वहां पे कि भाई मैं यहाँ पे शराब बेचूंगा, ठीक है, और वो रजिस्ट्रेशन भी करा लेता है अपना। उसको ये अधिकार नहीं है कि सिर्फ तुम शराब तो बेच सकते हो लेकिन अपने ठेके में बैठा के किसी को शराब नहीं पिलाओगे। तो वो गारंटी देता है ना कि आप परेशान ना हो, मैं गारंटी लेता हूं कि मैं यहाँ शराब बेचने की गारंटी है, मैंने जो वादा किया है उसके अलावा यहाँ पे कोई शराब बैठ के नहीं पिएगा मेरी दुकान में या आपके घर में, ठीक है। इस प्रकार से कि कला का कार्य है कला का रहेगा, विज्ञान का है विज्ञान का ही कार्य करेंगे, हम यहाँ पे कोई व्यापारबाजी नहीं करेंगे। लेकिन होंगी क्या, वो सीमित कंपनी है, ठीक है, गारंटी, अपनी सीमा से बाहर कार्य नहीं करेंगे। अब तीसरी आती है असीमित दायित्व वाली कंपनियां। असीमित कंपनी का अर्थ एक ऐसी कंपनी से है जिसके सदस्यों के दायित्व की कोई सीमा नहीं है। अभी तक बात कर रहे थे कि भाई सीमित अर्थ है, गारंटी दी है कि हम सीमा के अंदर रह के कार्य करेंगे, खेल, संस्कृति, प्रौद्योगिकी, विज्ञान, कला, इन सब पे और भी अन्य बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, इन सब के दायरे में रहकर ही हम कार्य करेंगे। और यहाँ पे बोला है असीमित कंपनी, उनका दायित्व साझेदारी की तरह या एकांकी व्यापारी की तरह असीमित होता है। जिस प्रकार एक एकांकी व्यक्ति के अधिकार असीमित होते हैं, भाई किसी व्यक्ति ने कोई कंपनी खोली और उसका अधिकारी कौन है, सिर्फ एक है, तो वो क्या हुआ, एकांकी अधिकारी हुआ। और एकांकी अधिकारी का मतलब क्या है, उस पे बहुत सारे कार्य का लोड है और इसका जो अधिकार है वो क्या है, असीमित है, वो कुछ भी कर सकता है। इसी प्रकार यहाँ पे एग्जांपल लिया है, उनका दायित्व साझेदारी की तरह या एकांकी व्यापारी की तरह असीमित होता है। कंपनी के सदस्यों की निजी संपत्ति का उपयोग कंपनी को ऋणों को चुकाने के लिए किया जा सकता है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था इसमें, अंशों द्वारा सीमित कंपनी, सभी व्यक्तियों ने अपने अंश लगाए हैं कंपनी में, ये किसी के ऋण नहीं चुकाएंगे, सिर्फ अपने अंशों का कार्य कंपनी को चलाने के लिए करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, इनके जो अधिकार हैं सीमित नहीं है कि सिर्फ कंपनी को ही चलाएंगे या कोई निश्चित कार्य ही करेंगे। अगर किसी निजी व्यक्ति के ऋण को चुकाना है तो हम ऋण भी चुकाएंगे, ठीक है, अन्य कोई कार्य आता है हम उसको भी करेंगे। तो इनके जो अधिकार हैं वो हैं असीमित। आगे चलते हैं। परंतु असीमित दायित्व वाली कंपनियों के सदस्य और साझेदारी के सदस्यों या एकांकी व्यापारी के दायित्व की प्रकृति में महत्वपूर्ण अंतर है। देखो यहाँ पे बोला है, जो एकांकी व्यापारी अधिकारी होता है, सदस्य होता है, या जो असीमित दायित्व वाली जो कंपनियां होती हैं, इनके अधिकार बहुत अलग अलग होते हैं। अभी हमने क्या लिया है, असीमित कंपनी, ठीक है, हमने दूसरी ली है एकांकी अधिकार कंपनी। अभी हमने इसका एग्जाम्पल दिया था, हमने एग्जाम्पल क्या दिया था, जिस प्रकार से एक व्यक्ति के ऊपर संपूर्ण कंपनी का भार रहता है उसे एकांकी अधिकार कहते हैं, और एक व्यक्ति के ऊपर संपूर्ण कार्य करने के दायित्व रहते हैं। उसका एग्जाम्पल लेते हुए यहाँ पे असीमित कंपनी में बोला था, असीमित कंपनी के जो अधिकारी हैं, सदस्य हैं, वो उनके भी असीमित अधिकार रहते हैं। उसमें ये नहीं है कि हम सिर्फ अपनी कंपनी के अंशों को देखेंगे या जो नियम है वर्णित उनको देखेंगे, ये किसी के कर्ज भी पटा सकते हैं, कोई अन्य कार्य भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है असीमित दायित्व वाली कंपनी के सदस्य और साझेदारी के सदस्य या एकांकी व्यापारी के दायित्वों की प्रकृति में महत्वपूर्ण अंतर है। यहाँ पे बताया गया है, असीमित दायित्व वाली कंपनियों के ऋणदाता कंपनी के सदस्यों के विरुद्ध अपने ऋणों को वसूल करने के लिए मुकदमा नहीं कर सकते।
दूसरी बात, जो असीमित वाले हैं, अगर कंपनी है असीमित वाली और इनके सदस्यों ने ऋण ले रखा है तो उसके ऊपर मुकदमा नहीं कर सकते असीमित, भाई इसका तो दायित्व कुछ और ज्यादा बढ़ गए। असीमित के किसी सदस्य पे ऋण है तो वो ऋण के लिए दावा नहीं कर सकते। साझेदारी के ऋणदाता अपने ऋणों की वसूली के लिए प्रत्यक्ष रूप से साझेदारी के विरुद्ध वाद पेश कर सकते हैं। ऐसी कंपनियां शायद ही विद्यमान हो। देखो, बहुत कम संख्या में ऐसी कंपनियां हैं जो अपने साझेदारी के ऊपर ही केस करें, लेकिन जो साझेदारी वाली जो कंपनियां होती हैं, अंश वाली जो कंपनियां होती हैं, वो अपने अंशों को प्राप्त करने के लिए, जो सबसे पहले नंबर की जो मैंने कंपनी कराई थी, अपने अंशों को प्राप्त करने के लिए वाद दायर कर सकती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनियां निम्नलिखित हैं। एक चीज सुनो, मैंने स्टार्टिंग में बोला था सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनियां, और ये अलग है क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन मैं आपसे पहले करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 9 था, सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1 एकल व्यक्ति कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। संक्षेप में जानने के लिए इस क्वेश्चन को, इस वाली हेडिंग्स को अच्छे से जानने के लिए प्रश्न नंबर 9 देखें। अब से इससे पहले की जो वीडियो है उस वीडियो को देखें, या जिस स्टूडेंट्स के पास नोट्स हैं वो क्वेश्चन नंबर 9 जाके देख लें। ठीक है। चौथा नंबर है स्वामित्व के आधार पर। ये पॉइंट है हमारा, स्वामित्व के आधार पर कंपनियों का वर्गीकरण निम्नलिखित भागों में किया जा सकता है। अगर आपके पास समय का अभाव है तो आप इनके नाम ही लिख देना, तब भी आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है। एकल व्यक्ति कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। लेकिन संक्षेप में लिखने के लिए लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए या जानने के लिए आप 9 क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 9 या इससे पहले की वीडियो। ठीक है। स्वामित्व के आधार पर जो कंपनियां हैं उसको देखते हैं। सबसे पहली है सरकारी कंपनी। इसमें कम से कम 51% चुकता पूंजी के धारक केंद्र सरकार या राज्य सरकार या आंशिक रूप से एक या एक से अधिक सरकारें इसमें शामिल हैं। देखो, सरकारी कंपनी में 51% चुकता कंपनियां केंद्र सरकार, राज्य सरकार, आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकार है। केंद्र तो एक ही होता है, केंद्र सरकार तो एक ही होती है। राज्य सरकार प्रत्येक राज्य की अलग होती है, तो राज्य सरकार में एक से अधिक राज्य सरकार हो सकती है। ठीक है। तथा ऐसी सरकारी कंपनी की सहायक है। कंपनी अधिनियम ऐसी सरकारी कंपनियों पर लागू होता है उस संशोधन के साथ जो संसद के दोनों सदन अनुमोदित करें। ठीक है। दूसरी, ये कौन सी कंपनियां हो सकती हैं? जो संसद अनुमोदित करे या राज्यसभा इनका निर्माण करे, उनको सरकारी कंपनियां कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन बहुत आता है, सरकारी कंपनी किसे कहते हैं? सरकारी कंपनी में हिस्सा केंद्र का होना चाहिए या राज्य का, या राज्य में एक से अधिक हो सकते हैं। ठीक है। ये सरकारी कंपनी होती हैं और इनका जो आज्ञा पत्र है वो संसद या राज्यसभा द्वारा दिया गया हो। ठीक है। इनके आदेश के आधार पर वो कंपनियां बनाई गई हों। ठीक है। उन्हें सरकारी कंपनी कहते हैं। कंपनी अधिनियम ऐसी सरकारी कंपनियों पर लागू होता है उस संशोधन के साथ जो संसद के दोनों सदन अनुमोदित करें। ठीक है। जो उनको ही लागू करेंगे सरकारी कंपनी जो संसद के दोनों सदनों द्वारा लागू हो। आगे चलते हैं। गैर सरकारी कंपनी। एक कंपनी जो सरकारी नहीं है वे गैर सरकारी है। वे प्रत्येक कंपनियां रजिस्टर्ड तो हैं, पंजीकृत भी हैं, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भी हैं, लेकिन सरकारी नहीं है। वो सभी गैर सरकारी कंपनियां होंगी। ठीक है। जिनका सरकारी कंपनी कौन सी होती है? जो सिर्फ सरकार के ही अंडर में रहें, उस पर किसी प्राइवेट व्यक्ति का कोई अधिकार ना रहे।
जिनका अधिकार या नियंत्रण केंद्र या राज्य सरकारों के हाथ में नहीं है। लगभग सारी अन्य कंपनियां गैर सरकारी कंपनियां हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया है, सरकारी कंपनी वो कंपनी होती है जिसपे केंद्र यानी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों का अधिकार रहता है, सिर्फ वो सरकारी कंपनी रहती हैं या सरकार का अधिकार रहता है। जिन कंपनियों को सरकारी मान्यता तो प्राप्त है, सरकार के अनुसार ही कार्य करेंगे, लेकिन सरकार उन पर दबाव नहीं डाल सकती। भाई सरकार उनके ऊपर नियम बना सकती है, नियम बना सकती है, विधि लागू कर सकती है, जांच पड़ताल कर सकती है, लेकिन हस्तक्षेप नहीं करेगी। उनको बोलेंगे गैर सरकारी कंपनियां। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 5 है इकाई के नियंत्रण के आधार। कंपनियों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। इकाई के नियंत्रण, देखो यहां पे जो थी स्वामित्व के आधार पर कंपनियां कई प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की, सरकारी कंपनी और गैर सरकारी कंपनी। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर। अब देख रहे हैं इकाई के नियंत्रण के आधार पर कंपनियां। नंबर 1 सूत्रधारी कंपनियां। सूत्रधारी कंपनियां वह कंपनी है जो अन्य कंपनी के 50% से अधिक अंश पूंजी पर नियंत्रण करती है। सूत्रधारी कंपनियां भाई जैसे 2 कंपनियां हैं, कंपनी 1, कंपनी 2। ठीक है, ये ए कंपनी है, ये बी कंपनी है। ए कंपनी इसके 50% पर अपना अधिकार जमाए। ए कंपनी जैसे ए अपना अधिकार जमाए, हाँ, तो ये वाली जो बी कंपनी है ये ए बी कंपनी हो गई ना, क्योंकि भाई ए का बी पर 50% अधिकार है। ए का अपनी पे तो है ही है, लेकिन इसका अधिकार इस पर भी है। ठीक है, अभी क्वेश्चन ये वाला एग्जांपल कंप्लीट नहीं हुआ है और अभी समझेंगे। तो इसको कह रही है ये सूत्रधारी कंपनी वह कंपनी है जो अन्य कंपनी के 50% से अधिक अंश पूंजी पर नियंत्रण करती है। तो अपनी के साथ साथ दूसरी वाली पे नियंत्रण कर रही है, कितना, 50% या इससे अधिक। ठीक है, या अन्य ऐसी कंपनी के निदेशक मंडल के गठन पर नियंत्रण रखती है जो कंपनी अन्य कंपनी के प्रबंध को नियंत्रित करती है तथा जो सहायक कंपनी है। इसको भाई एक दूसरे की क्या बोलेंगे, ये ए की क्या है, बी सहायक कंपनी है। क्या है, सहायक कंपनी। तो इसको बोलेंगे सूत्रधारी कंपनी। सूत्रधारी कंपनी का मतलब होता है कि मेरी तो कंपनी है ही है, मेरी तो अपनी है ही है एक ही, लेकिन मेरा जो अधिकार है दूसरी कंपनी में भी आधा हिस्सा है और उसके जो अंश हैं उसके अंश पूंजी पर मेरा 50% का या प्लस का अधिकार है। ठीक है, इसको कहेंगे सूत्रधारी कंपनी। और जिसको बोलेंगे सहायक कंपनी, भाई बी तो यही बोलेगी कि मेरी सहायक कंपनी है, किसके साथ सहायक है, ए के साथ सहायक है जिसकी अन्य कोई कंपनी है। ए बोलेगा मेरी एक और सहायक कंपनी है जो बी के साथ है। भाई दोनों यही बोलेंगे ना, लेकिन इस ए की हिस्सेदारी कितनी है, 50% है। ठीक है, आगे समझते हैं। अब पढ़ते हैं सहायक कंपनी जो निदेशक मंडल के गठन पर नियंत्रण रखती है। भाई कोई निदेशक मंडल है, उसके जो गठन पर नियंत्रण रखती है, या कुल अंश पूंजी के आधे से अधिक पर नियंत्रण रखती है, अकेले या अपनी एक या अधिक सहायक कंपनियों के साथ। यही बात यहां पे बोली है सहायक कंपनी में। एक तो भाई है ए और बी। ठीक है, ए और बी। अब यहां पे क्या बोला है, ए है, सूत्रधारी कंपनियां तो अलग हो गई, मतलब जिसका अपना अलग है। सहायक कंपनी का क्या मतलब है, जो ए है, ए ने अपनी 50% प्लस 50% से अधिक की हिस्सेदारी बी कंपनी में
ले रखी है। ठीक है, तो ए जब कहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा कि मेरी अपनी कंपनी के साथ साथ एक सहायक कंपनी और है, जो किसके साथ है, बी के साथ है। तो ये कंपनी कौन सी हुई, ए बी। ठीक है, ए बी कंपनी हुई, तो ये कैसी हो गई, सहायक कंपनी। ठीक है, दूसरी बात, अगर बी किसी से बोलेगा कि मेरी एक कंपनी है जो ए के साथ क्या है, सहायक है, तो ये दोनों क्या हो गई, सहायक कंपनी। इसमें क्या बोला है, जो सहायक कंपनी जो निदेशक मंडल के गठन पर नियंत्रण रखती है। दूसरी बात, जब ए का बी कंपनी पर आधा हिस्सा है, आधे से ज्यादा हिस्सा है, जब इस कंपनी के निदेशक नियुक्त किए जाएंगे तो भाई उस पे तो पूरा अधिकार रखेगा कौन, ए रखेगा। ए अपनी मर्जी से अपने निदेशक मंडलों को देखभाल करेगा और नियुक्त भी करेगा। दूसरा, इसकी जो पूंजी है बी कंपनी की, अब तो ये क्या हो गई, ए बी हो गई, यानी सहायक कंपनी है, इसके 50% प्लस पर अपनी हिस्सेदारी रखेगा, या तो स्वयं रखेगा, या मतलब यहां पे जो हिस्सा है उसके द्वारा रखेगा, या इस कंपनी के द्वारा रखेगा। ठीक है, तो ये कैसी कंपनी है, सहायक कंपनियां। आगे चलते हैं, एक कंपनी की सहायक कंपनी भी पहली वाली कंपनी की सहायक कंपनी होगी। जैसा कि यहां पे बोला है, एक कंपनी की सहायक कंपनी भी, भाई एक कंपनी की दूसरी सहायक कंपनी भी पहली वाली की सहायक कंपनी होगी। भाई ये बोलेगा ए मेरी एक सहायक कंपनी है, ये भी बोलेगा बी मेरी एक ए के संग सहायक कंपनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं 6 नंबर के पॉइंट को, राष्ट्र हित के आधार पर कंपनियां। ठीक है, राष्ट्र हित के आधार पर निम्नलिखित प्रकार की कंपनियों का वर्गीकरण किया जा सकता है। भारतीय कंपनियां, पहले भारतीय कंपनी को बता देता हूं। भारतीय कंपनी जो भारत के अंदर है और जो पंजीकृत हैं, वो सभी क्या हैं, भारतीय कंपनियां हैं। एक कंपनी जो भारत में स्थित है और जिसका व्यापार का स्थान भारत है, भारतीय कंपनी है या भारतीय है। परंतु विदेशी कंपनियों के अतिरिक्त सभी कंपनियां भारतीय हैं। ये भारत है, भारत में जितनी भी कंपनियां हैं जिन पर विदेशियों का कोई अधिकार नहीं है, वो सब क्या है, भारतीय कंपनी है। ठीक है भाई, विदेशी भी तो भारत में आके कंपनियां खोल सकते हैं, कोई भी और हमारे देश में बहुत सारी विदेशी कंपनियां हैं। उन सबको छोड़ते हुए जिन पर सिर्फ भारतीय लोगों का अधिकार है, भारतीय सरकार का अधिकार है, वो है भारतीय कंपनियां। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, विदेशी कंपनियां। विदेशी कंपनियों का उद्देश्य है भारत से बाहर स्थित किसी कंपनी या निकाय से है जिसका व्यापार स्थान भारत में है, चाहे वो स्वयं या एजेंट के माध्यम से, भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में, या कोई व्यापारिक क्रिया किसी अन्य तरह से भारत में निष्पादित करती है। देखो, अब दो चीज समझते हैं, ये भारत है, ये विदेश है, ये हमारा देश है। ठीक है, ये विदेश है। एक चीज समझना, अगर हमारे देश के कोई सदस्य यहां पे जाके कंपनियां खोलते हैं, ठीक है, विदेश में, और उसका नियंत्रण या तो भारत के लोगों के पास है, भाई देखभाल करना, निदेशक होना, कर्मचारी होना, या तो सब भारतीय हैं या विदेशी ही मान लो, कोई भी सही, तो ये कैसी कंपनी कहलाई जाएगी, भारत के लोगों ने विदेश में खोली, तो ये कैसी कंपनी है, विदेशी कंपनी है। ठीक है, या विदेशी लोगों ने भारत में आके कोई कंपनी खोली है और उसके सारे कार्यकर्ता कौन है, भारतीय लोग हैं, तब भी ये कंपनी कैसी कहलाई जाएगी, विदेशी कंपनी। ठीक है, अपने देश से अतिरिक्त अगर किसी अन्य देश में या अन्य देश का व्यक्ति हमारे देश में कोई कंपनी ओपन करता है तो वो विदेशी कंपनी कहलाई जाएगी, चाहे उसकी देखभाल करने वाला स्वयं उसी के देश का हो जिसके देश की कंपनी है, या उस देश का देखभाल करने वाला हो
जिस देश में बनाई है तब भी वो विदेशी कंपनी ही कहलाई जाएगी। 7 नंबर का पॉइंट है विविध प्रकार की कंपनियां। ठीक है, अन्य कंपनियों के अतिरिक्त निम्न प्रकार की कंपनियां भी हो सकती हैं। देखो अब तक जो कंपनियां बताई थी वो अलग हैं, इन सब के अतिरिक्त भी कंपनियां हो सकती हैं, जैसे धर्मार्थ कंपनी, इनको खैराती कंपनी बोलते हैं, जो कि कोई लाभ नहीं कमाती। खैराती मतलब फ्री में कार्य करने वाली कंपनियां, इन्हें किसी लाभ से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इन्हें तो अपनी संस्था और कंपनी के अनुसार कार्य करना है, सभी को सुविधाएं देना है। इन्हें गैर लाभ वाली कंपनियां या पुण्यार्थ वाली कंपनियां भी कहते हैं, जिसका उद्देश्य है वाणिज्य, कला, विज्ञान, खेल, शिक्षा, अनुसंधान, सामाजिक कल्याण, धर्मार्थ कार्य, पर्यावरण की रक्षा या अन्य ऐसा कार्य करना है। इसमें लाभांश वितरित की मनाही है। मतलब वो कंपनियां जो देश में संस्थाएं, कंपनियां या संगठन जो रजिस्ट्रीकृत हैं और देश में सरकारी हो या प्राइवेट हो, जो पंजीकृत हैं, लेकिन उनका कार्य क्या है, सिर्फ देश की सुरक्षा व्यवस्था बनाना, देश को स्वच्छ बनाना, वो भी कैसी कंपनियां हैं, धर्मार्थ या खैराती कंपनी, लेकिन वो लाभ नहीं लेती हैं। ठीक है, दूसरा है बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी नियमन अधिनियमन 1949 की धारा 5 के अनुसार बैंकिंग कंपनी का आशय, यानी बैंकिंग कंपनी का उद्देश्य, आशय का मतलब होता है उद्देश्य। बैंकिंग कंपनी का उद्देश्य एक ऐसी कंपनी से है जो बैंकिंग का कारोबार करती है, जो सिर्फ बैंक से रिलेटेड कार्य करती है, उसको बैंकिंग कंपनी कहते हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था, ये बैंकिंग का कार्य नहीं करती परंतु वित्त प्रदान का कार्य करती हैं। इस पर भारतीय रिजर्व बैंक का नियंत्रण तथा निगमन होता है। देखो कुछ कंपनियां ऐसी हैं हमारे देश में, प्राइवेट हैं, गैर बैंकिंग भी हैं, जो लोगों को लोन देती हैं, वो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, उन पर अधिकार तो है, गैर बैंकिंग भी हैं, अधिकार तो है कि आप लोन दे सकते हो बैंकिंग की तरह, लेकिन उनके ऊपर आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक का क्या रहेगा, नियंत्रण रहेगा। ठीक है, चौथी है बीमा कंपनी। यह कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होती है। एक बीमा कंपनी बीमा का कार्य करती है, इस पर बीमा अधिनियम 1938 के प्रावधान लागू होते हैं। गैर बैंकिंग कंपनी बैंकिंग का कार्य तो कर सकती है, किसी व्यक्ति को लोन भी दे सकती है, पैसे भी एकत्रित कर सकती है, लेकिन उस पर सिर्फ किसका अधिकार रहेगा, आरबीआई का। बीमा कंपनी बीमा कर सकती है, इस पर भी किसका, इसे पंजीकृत होती है, लेकिन इसको भी भारतीय कानून के अनुसार बीमा अधिनियम 1938 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्य करना होगा। फिफ्थ है विद्युत कंपनी। ये कंपनी विद्युत उत्पादन वितरण का कार्य करती हैं। इसका पंजीकरण भी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होता है। देखो विद्युत कंपनी जो होती है, इसका भी पंजीकरण करना अनिवार्य होता है। ये बिजली का निर्माण करती है, बिजली का वितरण करती है, बिजली से संबंधित कार्य करती है, लेकिन इस पर भारतीय विद्युत अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। ये बेशक बिजली बनाने वाली कंपनी है, विद्युत कंपनी है, लेकिन इसके ऊपर भी नियम लागू होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्पादक कंपनी, कंपनी अधिनियम 1956 सेक्शन 58A के अनुसार उत्पादक कंपनी से आशय एक ऐसी कंपनी से है जिसके उद्देश्य तथा कार्य धारा 58(1)A में वर्णित हैं। ये उस प्रकार की कंपनी होती है, देखो यहां पे बोला है 58A में वर्णित है, यहां पे सिर्फ ये कंपनियां प्रोडक्ट बना सकती हैं, उत्पादन कर सकती हैं, जो देश की व्यवस्था को बनाती हैं। ठीक है, ये जो 8 नंबर का जो पॉइंट है, आप इसे याद ना करना और अपने नोट्स से भी काट देना, यहां से लेके ये सारी चीजें आप काट देना। ठीक है, ये किसी अदर क्वेश्चन से रिलेटेड है। ठीक है, आप इसे हटा देना। इसमें 9 नंबर की, इस जो 8 है
उसे कट करके 9 नंबर को 8 कर लेना। निष्क्रिय कंपनियां, एक कंपनी जिसने लगातार 2 वर्षों से वित्तीय विवरण यानी प्रोस्पेक्टस या वार्षिक विवरण दाखिल नहीं की है, तो रजिस्ट्रार उस कंपनी को सूचना पत्र भेजेगा और उस कंपनी का नाम निष्क्रिय रजिस्टर में लिख देगा। निष्क्रिय कंपनी कौन सी होती है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार आता है। वे कंपनियां जिसने विधि के अनुसार विवरण पत्रिका जारी करने के नियमों को अच्छे से नहीं पालन किया है 2 वर्षों से। भाई विवरण पत्रिका प्रतिवर्ष जारी की जाती है, आपने पढ़ा होगा, प्रतिवर्ष विवरण पत्रिका दी जाती है जिसे हम प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। लेकिन इस कंपनी, किसी भी कंपनी ने 2 वर्ष से कोई विवरण पत्रिका प्रोस्पेक्टस नहीं दी है, तो रजिस्ट्रार जो होता है, जो इनका रजिस्ट्रेशन करता है, इस कंपनी को बंद कर देगा, ठीक है, और इसको निष्क्रिय कंपनी में लिख देगा कि ये कंपनी बेकार है, ठीक है, इसे कहते हैं निष्क्रिय कंपनी। यहां तक आपका जो है क्वेश्चन समाप्त हो गया है कंपनियों का। अगर आपके पास समय का अभाव रहता है, ठीक है, और किसी कारण से आप क्वेश्चन को जल्दी खत्म करना चाहते हो, समय का अभाव है या आपको याद नहीं होता है, तो इसमें से मेन पॉइंट आप याद कर लेना, ठीक है। जैसे ये पॉइंट है विविध प्रकार की कंपनियां, तो वहां पे आप धर्मार्थ कंपनी, बैंकिंग कंपनी ऐसे लिख देना। राष्ट्रीय हित के आधार पर कंपनियां, तो यहाँ पे लेकिन आपको थोड़ी सी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी कि राष्ट्रीय हित के आधार पर कौन सी कंपनियां होती हैं। जैसे भारतीय कंपनी, उसका क्या कार्य है, एक पॉइंट लिख देना है। विदेशी कंपनी किसे कहते हैं और उसका क्या कार्य होता है, ठीक है। इस जैसे ये है इकाई के नियंत्रण के आधार पर कंपनियां, जैसे सूत्रधारी कंपनी, सहायक कंपनी, ठीक है। इस प्रकार से पॉइंट लिख देना, लेकिन इसमें थोड़ी सी अपनी ओर से डेफिनेशन भी लिख देना। और अधिकतर इसमें से जो पॉइंट आते हैं आपके 5-5 नंबर के बहुत ज्यादा बनते हैं। 20 नंबर में इसके आने के बहुत कम चांस हैं, 10 और 5 नंबर में इसके आने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा घुमा फिरा कर क्वेश्चन है, अगर इस वीडियो को एक बार से ज्यादा देखोगे, 2 या 3 बार, आपके दिमाग पे छप जाएगी, ठीक है। आपने वीडियो को अंत तक देखा, मुझे अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।